आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। आज के सबसे बड़े महा कवरेज में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व और महा कवरेज इंडिया टाउन न्यूज ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने दिन मतदान हुए हैं उसका सारा अपडेट आप तक पहुंचा है। तो जिस दिन महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन राजनीतिक पार्टियों को भी जिस दिन का इंतजार था, आम जनता को भी उस दिन की सारी अपडेट इंडिया टाउन न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव से। अगर हम देखें अजय जी, तो राजनांदगांव में काफी ज्यादा चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव के समय रहा है, क्योंकि यहां से संतोष पांडे के साथ साथ अगर हम देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रणनीति बनाकर कांग्रेस ने प्रत्याशी चुना। क्या लगता है, माहौल तो दिख रहा है अभी तक के रुझान के हिसाब से भूपेश बघेल के पक्ष में? ठीक कहा प्रगति तुमने। प्रदेश की 11 सीटों में सबसे हॉट सीट जो है वो है राजनांदगांव की, जिसका प्रमुख कारण यही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। सुबह से जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है, पहला राउंड भी पूरा हो चुका है। अभी तक भूपेश बघेल आगे दिख रहे हैं, लेकिन और इसका एक कारण यह भी है कि मोहला मानपुर है, खुज्जी है, जहां विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो राजनांदगांव जिले की जो चारों विधानसभा है उसमें राजनांदगांव को छोड़ के तकरीबन हर विधानसभा चुनाव में भाजपा पीछे थी और कांग्रेस ने लीड हासिल की थी। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव यहाँ की जब पेटियां खुले तब बदलाव दिखे। वैसे बहुत ज्यादा बदलाव प्रगति जी इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि जहां एक और भूपेश बघेल भी अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा है और संतोष पांडे जी भी जब चुनाव लड़े हैं तो मोदी लहर कहीं ना कहीं जहां हम देख रहे हैं तो बदलाव दिखेगा, एक तरफा मुकाबला नहीं होगा जी। अगर हम देखें तो मोदी की गारंटी के हिसाब से, अगर हम देखें सारे भाजपा के प्रत्याशियों ने मोदी की गारंटी के बलबूते ही, लेकिन रणनीति जो है कांग्रेस ने बनाई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से प्रत्याशी बनाया, लेकिन विधानसभा के नतीजे कुछ और थे। अजय जी देखिए प्रगति, बहुत अच्छा वो है, विधानसभा चुनाव में जो नतीजे कांग्रेस के विरोध में आए, भूपेश पर भरोसा है के हिसाब से विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन भूपेश पर भरोसा नहीं रह गया आम जनता का। और ये जनता है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। 15 साल की भाजपा सरकार को भी बहुत बुरी तरीके से जनता ने नकारा था। तो अब इस बार भाजपा की सरकार है, कांग्रेस को नकार दिया गया है। प्रदेश की ज्यादातर सीटों में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं और मंत्रियों को ही चुनाव लड़ाया गया, चाहे वो बिलासपुर से देवेंद्र यादव हो, चाहे जांजगीर चांपा से शिव डहरिया हो, चाहे महासमुंद से ताम्रध्वज साहू हो, चाहे बस्तर से कवासी लखमा हो। तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ाया गया है। अब आम जनता के बीच तो यह भी चर्चा रही है प्रमुखता से कि उन्हें ही चुनाव लड़वाया जाएगा जो स्वयं के खर्चे से चुनाव लड़ सकें। बिल्कुल, ये तो चर्चा का विषय रहा है जी। बिल्कुल। फिलहाल अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के जो हमारे सामने रुझान सामने आ रहे हैं 11 सीटों पर, बस्तर काफी दिलचस्प सीट देखी जा रही है, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें तो लगातार कवासी लखमा आगे चल रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? उसके बहुत, ये बस्तर की बात तुमने कही, मैं तुमको बस्तर की एक बात बताता हूँ प्रगति। बस्तर में दरअसल सोशल मीडिया का और टेक्निकल मतलब तकनीकी चीजों का जो है वो प्रभाव कम है। तो सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं कवासी लखमा के खिलाफ जो रील्स आते हैं और उनको नीचे गिराने के भाजपा की आईटी सेल वगैरह का जो वीडियो आता है, तो दरअसल कवासी लखमा के और बस्तर के जो वोटर्स हैं उन तक ये चीजें पहुंची ही नहीं है।
तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस्तर में ही यदि थोड़ा पहले आए, कांकेर में जाएं तो कांकेर में भी कांग्रेस को बहुत ज्यादा कमतर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस के हैं उनको दोबारा टिकट दी गई है, और पिछले बार जो उनकी हार थी वो लोकसभा के हिसाब से 5-6 हजार वोटों से हारना बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। जी, मेरा ये सवाल भी आपसे था। हाँ, तो एक बस्तर की सीट है, एक कांकेर की सीट है, इन दोनों सीटों पे इसी तरह महासमुंद और कोरबा की सीट भी है जहां पर 50-50 में मामला अटका हुआ है। मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस ने लगातार दावे किए कुछ प्रमुख सीटों पर कि 5 से 6 सीटें उनके हाथ में आ सकती हैं, लेकिन बीजेपी ने 11 की 11 सीटों का दावा किया है। लेकिन जो 5 से 6 सीट है अजय जी, वो मुख्य दुर्ग को कहा गया, बिलासपुर को कहा गया, महासमुंद, कांकेर, लेकिन संस्कार धानी भी महत्वपूर्ण है वहां, उसके बारे में भी कहा गया कि ये सब सीटों पर कब्जा हो सकता है कांग्रेस का। क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखो प्रगति, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बात राजनांदगांव लोकसभा से करें जी, भाजपा का काम है कि 11 सीटों पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और ऐसा बोलना, लेकिन कांग्रेस सीधे तौर पे 11 सीटों पे जीत का दावा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि 2019 की बात करें, 2014 की बात करें तो उनका जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का वो कमजोर रहा है। लेकिन अब राजनांदगांव की बातें यदि मैं करूं तो राजनांदगांव में तो इसलिए जीत का दावा करना जरूरी है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। बिल्कुल। तो यहाँ तो जीत का दावा बहुत आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस जिन सीटों पर दावा कर रही है, 5-6 सीटों पर तो नहीं, लेकिन जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि महासमुंद, बस्तर, कांकेर, कोरबा, इन जगहों पे 50-50 का मामला हो सकता है। क्योंकि कोरबा की यदि बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने कोरबा जाके लाइव कवरेज भी किया था, वहां के मतदाताओं से रुझान भी लिया था, उनसे रूबरू भी हुए थे। तो ऐसा लगता नहीं है कि वहां पे सरोज पांडे बहुत भारी पड़ पाएंगी। ज्योत्सना महंत के, क्योंकि दोनों एक बड़ा चेहरा है, दोनों बड़ा चेहरा है। अब उसी तरह अगर हम बात करें तो दुर्ग की, अगर हम बात करें अजय जी, तो दुर्ग में काफी समय से कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन अगर हम बात करें तो 2019 में विजय बघेल जीते और फिर से बीजेपी ने विजय बघेल पे भरोसा जताया है। क्या लगता है ये भरोसा राजेंद्र साहू के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर से कायम कर पाएंगे विजय बघेल? ये प्रगति, दुर्ग की जो बात है, विजय बघेल पाटन से विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे जी। भूपेश बघेल से, ठीक है वो हार जीत उस समय की अलग बात है, लेकिन भूपेश बघेल के से हारने के बाद विजय बघेल पर यदि भरोसा जताया गया है, पहले भी सांसद, मौजूदा सांसद हैं और कार्यशैली पे उनके बहुत ज्यादा आज तक सवाल उठे नहीं हैं, बहुत ज्यादा विवादों से उनका नाता रहा नहीं है, तो ऐसा मुझे लगता है कि दोपहर आते तक, मतलब जो रुझान आते तक कहीं ना कहीं विजय बघेल आगे निकल जाएंगे जी, बदलाव दिखेगा। फिलहाल हम पूरे देश की बात करना चाहेंगे क्योंकि अगर हम देखें तो कांग्रेस ने दावा किया कि 295 सीटें आएंगी और बीजेपी का दावा तो कौन नहीं जानता, ये तो नारा चलते ही आ रहा 400 पार 400 पार। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो बीजेपी के दावे वाली बात आई तो बीजेपी का जो दावा था 400 पार, प्रगति तुमने देखा होगा कि तीसरे चरण के चुनाव के बाद जो आला नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, इन्होंने 400 पार के नारे को मंच से बोलना बंद कर दिया था जी, ठीक है। और इंडिया गठबंधन जो है वो सीधे जो 295 सीट का दावा करने लगी, वो ठीक इसके बाद करने लगी। बिल्कुल। तो दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही गठबंधनों के अपने अपने आकलन हैं। रुझान जैसा कि अभी सभी चैनलों में मिला जुला देखेंगे तो 274 में एनडीए आगे दिखती है जी, बिल्कुल, और 239 में इंडिया गठबंधन आगे दिखती है। दोनों ही 200 के पार दिख रहे हैं, दोनों ही 250 के आसपास दिख रहे हैं। जिस हिसाब से रुझान हमारे सामने अजय जी, 295 का जो दावा है इंडिया गठबंधन का, क्या लगता है 239 पे पहुंच चुकी है? देखिए, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को इस बार, मैंने पिछले दिनों एग्जिट पोल भी देखा, हालांकि एग्जिट पोल का सीधा सा ये मसला है कि पिछले
2004 में, 14 में कई दफे एग्जिट पोल ध्वस्त हो चुके हैं जी। प्रगति, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन और भाजपा को साउथ से जो भरोसा है जी, उन चीजों को समझना होगा कि साउथ में, जैसे पिछले दिनों मैंने एक निजी चैनल पे एक रुझान देखा कि साउथ में वाईएसआर का जो वोट परसेंट था वो 34% था और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट था जी, वो 53% था। एनडीए ने वहां पे बढ़त बनाई थी। हाँ, एनडीए ने बढ़त बनाई है, लेकिन वाईएसआर से इतना ज्यादा वोट परसेंट, तो हो सकता है कि एग्जिट पोल ध्वस्त भी हो जाए, या हो सकता है कि हम सभी के सामने, हम शाम तक खैर हम रहेंगे ही साथ में, तो हो सकता है कि इस तरीके को कुछ परिणाम आए जो अप्रत्याशित हों, कुछ बदलाव दिखेंगे। क्योंकि जैसे आपने बात भी की कि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो दिखाया जा रहा था तो कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन एग्जिट पोल के एग्जैक्ट नतीजे जो है वो बदल गए। तो फिलहाल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र के महापर्व का इंतजार पूरी दुनिया कह, पूरी देश कर रही है। हाँ, ये लोकतंत्र के असल में क्या है प्रगति, इस बार जो चुनाव हुए हैं प्रगति जी, वो जनता ना तक लगभग खामोश रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, और खामोश जनता के फैसले जब सामने आते हैं ना तो एक बड़ा गूंज होता है। बस शाम के 5-6 बजे तक हम वही गूंज देखेंगे कि जनता एनडीए की तरफ है कि इंडिया की तरफ है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका जो आपने वोट किया है, जो भी आपने मतदान किया है, उसके जो नतीजे हैं वो भी हमारे सामने आएंगे, फिर हम आपको बता पाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ बदला है, क्या माहौल दिख रहे हैं, सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए तो जो हमारे सामने रुझान है, 272 सीटों पर दिख रही है अभी तक एनडीए और 247 पर इंडिया दिख रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुकाबला वहां पर तगड़ा हो गया, जहां से एनडीए या फिर अगर हम कहें भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। आप देख सकते हैं काफी बदलाव दिख रहे हैं वहां पर, क्योंकि बीजेपी के पास 37 और कांग्रेस के पास 40 हो गई सीटें, 80 सीटों के रुझान में। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, मैंने कहा ना कि दोपहर बाद तक आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जिस तरीके से बातें, कल सोशल मीडिया पर एक वो चल रहा था, मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे थे और कांग्रेस के लोग भी चाहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चला रहे थे कि 450 के आसपास असम्मति परिणाम आएंगे, भारतीय एनडीए के पक्ष में आए या इंडिया के पक्ष में आए। लेकिन मैंने जैसा कहा ना प्रगति जी की, जनता खामोश है और एक तरफा कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, एक तरफा मुकाबला अगर देखें तो कहीं भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम क्रिकेट की भी बात करें और अगर हम राजनीति की भी बात करें तो एक तरफा मुकाबला, क्योंकि जब तक मुकाबला टक्कर का नहीं होगा, दिलचस्प चीज वो देखने को नहीं मिलेगी। देख ही रहे हैं कुछ देर पहले जहां एनडीए 270 में थी वो अब 273 पे है, इंडिया जहां 240 में थी वो अब 247 में, मतलब रुझान जो है वो ना बरोबर से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ देर में हमें ऐसा ना हो कि दोनों 250 देखने मिल जाए, बराबर पे पहुंच जाए, वो बड़ा दिलचस्प मोमेंट रहेगा जब। लेकिन अब शाम के, मतलब मुझे लगता है कि शाम के 4 या 5 बजे तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जनता के सामने फाइनल हो जाएंगी, जो हम जनता को बता सकते हैं कि आखिरकार इनके पक्ष में चला गया है। वो तो फाइनल रिजल्ट तो अलग ही होगी, लेकिन हमारे अंदाजा हमको आ जाएगा कि आखिरकार इनके पक्ष में जा रहा है सारा मामला। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की भी बात करें तो 29 सीटों के रुझान में 29 भाजपा के पक्ष में दिख रही है। मध्य प्रदेश में 29 भाजपा के पक्ष में दिख रही है। और चूंकि एक कारण यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को वहां से विधानसभा चुनावों में सीधे किनारे कर दिया गया था, तो अब लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, लोकसभा की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। और यह भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा प्रगति जी की यदि वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पे केंद्र की राजनीति में उनका कद बढ़ाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो जिम्मेदारी है वो मामा पर है, मामा पर अब तक भरोसा रहा है मध्य प्रदेश के लोगों का। और शायद यही कारण भी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक रुझान में भी अपना खाता नहीं खोल पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम देखें तो काफी सारी चीजें, मुद्दे भी निकलकर सामने आए। मंगलसूत्र की बात करें या इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, काफी मुद्दे दिखे इस बार लोकसभा चुनाव में। क्या लगता है कितने मुद्दे जो थे, क्या रणनीति रही होगी दोनों ही गठबंधन की? देखिए प्रगति जी, मुद्दों वाली जो बात है जी,
स्पष्ट रूप से तो यह कहना सही होगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जनहित के मुद्दों से दूर रहे। बिल्कुल। अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जहां मंगलसूत्र छीन जाएगा, संपत्तियों का बंटवारा हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, इस तरह के मुद्दों पे लगातार खड़ी रही जी। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जनहित के मुद्दों से दूर रही। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया को देख लीजिए या केंद्र से लेके उनके मतलब जहां जहां उनका औरा फैला हुआ था वो देखेंगे तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल। राम मंदिर बड़ा मुद्दा था प्रगति जी, लेकिन ये पिछले लोकसभा तक था। फरवरी में राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है क्योंकि मंदिर का निर्माण हो चुका। बिल्कुल। मंदिर निर्माण हो चुका मतलब राम मंदिर का मुद्दा खत्म। तो जनहित से जुड़े मुद्दों में दोनों के ही जो घोषणा पत्र आए, एक संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, एक न्याय पत्र और एक संकल्प पत्र, तो दोनों में सिर्फ वादे किए गए हैं, मंच से गारंटी किसी भी प्रकार की नहीं है। गारंटी है तो उन्होंने सिर्फ मोदी की गारंटी दी है जी। अब वो मोदी की गारंटी कितनी सफल है, कितनी असफल है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कितना जनता मोदी की गारंटी पे विश्वास करती है ये भी शाम तक हमें भी क्लियर हो जाएगा और जनता को भी क्लियर हो जाएगा और राजनीतिक पार्टियों को भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जब भी विधानसभा चुनाव की भी अगर हम बात करें या लोकसभा चुनाव की, तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। जी रोकना चाहूंगा आपको कि स्क्रीन पर हमें दिख रहा है कि राजनांदगांव लोकसभा से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे पीछे हैं जी। ये कांग्रेस के भूपेश बघेल जी के समर्थकों के लिए। लेकिन वाराणसी से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे दिखाया जा रहा है और अजय राय जो कांग्रेस के हैं उन्हें आगे। वाराणसी अगर हम देखें तो लोकसभा सीटों में से सबसे महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि सबसे पूरे देश की सबसे हॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे दिखाया जा रहा है। कुछ तो बदलाव दिख रहे हैं। उसका कारण है प्रगति जी, दरअसल होता क्या है कि हो सकता है डाक मत पत्र पहले खुले हों जी। और देखिए दरअसल हम ये सोचते हैं कि अब मतगणना स्थल से मीडिया तक चीजों को आने में 20 से 25 मिनट का समय लगता है जी। तो हो सकता है कि डाक मत पत्र शुरुआत में खुले हों या फिर ऐसे किसी स्थान की पेटियां खुल गई हों जो कांग्रेस की हों। तो नरेंद्र मोदी जी पीछे दिखा रहे हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन दोनों के अपने दावे हैं, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ये कहना तो मतलब गलत होगा कि नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे जी। बिल्कुल, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगता। ये बड़ी बात हो जाएगी। बड़ी बात हो जाएगी। जो मुकाबला है नरेंद्र मोदी के ऐसे पीछे जाने का कुछ संभावनाएं नजर तो नहीं आ रही है। जो रुझान है उसके हिसाब से फिलहाल यही चीज दिख रहा है, लेकिन बदलाव होने की संभावनाएं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से एनडीए या फिर अगर हम कह रहे भाजपा को काफी उम्मीदें थी और फिलहाल के रुझान के हिसाब से बीजेपी पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश की जो बड़ी जनता थी जी, मतलब जो बड़ी जनता का जो बड़ा समूह है जी, रामलला के मंदिर को लेके पिछले लोकसभा के चुनाव तक उत्तर प्रदेश के मतलब हालांकि यह बात पूरे देश की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश को यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में रामलला और राम मंदिर को लेकर उत्साह अलग। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस चुनाव में जो चीजें बढ़ी, अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा दिखाया अपना जी। ठीक है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अन्य लोगों ने मिलकर जो चुनाव लड़ा, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 चेहरे थे, एक चेहरा था नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा चेहरा था जी योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल बिल्कुल। और हर जगह प्रचार करने अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ पहुंच भी रहे थे। लेकिन फिलहाल मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह की बातें हो रही हैं 400 पार या 150 के नीचे, इस तरह का प्रगति जी कुछ भी नहीं होगा। परिणाम जो आएंगे वो अप्रत्याशित आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। परिणाम ऐसे होंगे जिसके बारे में हमने ना सोचा हो कि इस तरह से कुछ परिणाम और आप और मैं बैठ के शाम तक बताएंगे जनता को कि आखिरकार ये परिणाम हमारे सामने है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो काफी बदलाव अभी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो रुझान है।
रुझान और नतीजों में काफी फर्क होता है। 543 सीटों रुझान और नतीजों में काफी फर्क होता है। हमने वो चुनाव भी मैं राजनांदगांव की एक बात बताऊं तो लीलाराम भोजवानी जी, स्वर्गीय लीलाराम भोजवानी जी भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे और स्वर्गीय उदय मुदलियार जी खड़े हुए थे। तो ये बहुत अच्छा किस्सा है प्रगति जी कि जब रुझान आए, रिजल्ट शाम को आया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लीलाराम भोजवानी जी के समर्थकों ने विजय जुलूस निकाल दिया था जी। जब विजय जुलूस आधे रास्ते पर पहुंचा तब फिर किसी ने उन्हें बताया कि नहीं, आप कुछ मतों से पराजित हो चुके हैं। तब विजय जुलूस रोककर फिर उदय मुदलियार जी का विजय जुलूस। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, जनता का नक्कारा है। बिल्कुल। जनता के नक्कारे की आवाज कब किसके कानों में जाए वो कुछ कहा नहीं जा सकता। देख रहे हैं ताम्रध्वज साहू जी महासमुंद से आगे दिख रहे हैं। रूप कुमारी चौधरी के सामने अगर हम ताम्रध्वज साहू की बात करें तो एक बड़ा चेहरा, एक टाइम एक ऐसा था जब सरोज पांडे और ताम्रध्वज साहू आमने सामने थे, तब भी सरोज पांडे को शिकस्त मिली थी। सरोज पांडे को उस समय जो शिकस्त मिली थी प्रगति जी, उसमें साहू समाज के एक व्यक्ति का जो थप्पड़ कांड था वो बहुत भारी पड़ा था जी। एक वो था और मौजूदा समय में महासमुंद लोकसभा से रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू जो आमने सामने है, तो साहू समाज की बहुलता का फायदा ना ताम्रध्वज साहू को मिलेगा जी। और पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, लगातार मजबूत उनका पोर्टफोलियो रहा है, तो इसका भी फायदा उनको मिल सकता है। लेकिन अब जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे मोदी की गारंटी है, तो अब मोदी की गारंटी जब चलेगी तो फिर चाहे वो रूप कुमारी चौधरी हो, चाहे फिर वो सरोज पांडे जी हो, चाहे फिर वो कोई भी हो। क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से एक चेहरा जो है, अगर हम देखें बड़ा चेहरा, तो यहाँ मैं एक आपको रोकना चाहूंगा प्रगति जी। इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से अपनी खबरों में आपको दिखाया था। हम लाइव भी जांजगीर चांपा लोकसभा से आए थे, तब भी हमने बताया था कि पूर्व मंत्री शिव डहरिया की स्थिति क्षेत्र में खराब है। हमने प्रमुखता से इन चीजों को दिखाया था। इंडिया टाउन की न्यूज की खबर का असर हो रहा है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि शिव डहरिया पीछे ही हैं, क्योंकि अब जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, लगातार इंडिया टाउन न्यूज जनता तक पहुंचा रहा है। और अगर इस तरह का असर देखने को मिल रहा है तो फिर तो जनता के पक्ष में ही नतीजे हैं, क्योंकि जनता ने ही अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो 2014 में क्या कहते हैं उसको, कांग्रेस को 1 सीटें मिली और 2019 में 2 सीट मिली। क्या लगता है 2024 में बढ़ोतरी होगी या फिर घट जाएगा कुछ? मुझे लगता है प्रगति जी, मुझे लगता है कि सीटों में बढ़ोतरी होगी। मतलब मैं इस हिसाब से नहीं कह रहा हूं कि बढ़ते क्रम में है 2014 फिर 19 फिर 24, लेकिन मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी ने भी ना मोदी जी की गारंटी के हिसाब से जिन लोगों को मैदान में उतारा है। यदि मैं बात करूं कोरबा की जी, तो ज्योत्सना महंत के पति चरणदास महंत जी पहले वहां सांसद रह चुके हैं। ज्योत्सना महंत मतलब एक ही परिवार का कब्जा है वहां पे काफी समय से। हाँ, वो स्थानीय लोग हैं। और सरोज पांडे जी जो हैं वो गई तो वहां, लेकिन एक तो बाहरी होने का जो ठप्पा उन पर लगा जी, दूसरा व्यवहार के नाम पर, मतलब हमारी टीम भी जब वहां पे गई थी तो हम भी लोगों से मिले, तो वहां के लोगों का भी स्पष्ट कहना था कि जैसे भी हो लेकिन ज्योत्सना महंत से मिलना ज्यादा आसान है बकौल सरोज पांडे के। एक वो सीट हो गई। दूसरा जो कांकेर की सीट में मैंने पहले ही कहा कि जो बीरेश ठाकुर खड़े हुए हैं वह 5000 वोट से ही हारे थे। दूसरी सीट वो हो गई। तीसरी सीट ताम्रध्वज साहू वाली यदि बात करें तो रूप कुमारी चौधरी, वहां पर किसी साहू को दिया जाना था जी। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी का ये अपना नेटवर्क है, अपना संविधान है, वो किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां किसी साहू समाज के व्यक्ति को देना था। अब ताम्रध्वज साहू वहां खड़े हैं, तो ये 3 सीट हो गई। और चौथी सीट में बस्तर में हम देख ही रहे हैं कि लगातार दादी कवासी लखमा आगे चल रहे हैं। उनका अलग ही वो है। देखिए मैंने अभी कहा और अभी देखने मिल रहा है सरोज पांडे पीछे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो रुझान हमारे सामने हाँ। लेकिन जैसे कांकेर पे चर्चा हो रही थी तो मेरे मन में एक सवाल बड़े दिनों से आ रहा था कि अगर हम देखें तो मोहन मंडावी, अगर हम बात करें
तो उन्होंने जीत हासिल की थी 2019 में। दुर्ग में भी विजय बघेल ने जीत हासिल की थी। विजय बघेल को अच्छा खासा फिर से उतारा प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो क्या मोहन मंडावी को फिर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतारने, क्योंकि उन्होंने कम वोटों से जीत हासिल की थी, ये कारण हो सकता है तो भोजराज नाग को चुना गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से इस बार टिकट का वितरण लोकसभा चुनाव में किया है जी, उसे भी अप्रत्याशित कह सकते हैं। हम राजनांदगांव की बात करें तो ऐसी उम्मीद कम थी कि दोबारा संतोष पांडे जी को लड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है। देखिए, दुर्ग से विजय बघेल का लड़ना लगभग तय था, लेकिन बिलासपुर में जिस तरह से तोखन साहू को उतार दिया गया, कांकेर में जिस तरह से अचानक से भोजराज नाग को उतार दिया गया, महासमुंद में जिस तरह से रूप कुमारी चौधरी को उतार दिया गया, जांजगीर चांपा में कमलेश जांगड़े, उनको बताऊं प्रगति जी कि कमलेश जांगड़े का बहुत बड़ा कोई पोर्टफोलियो नहीं है, पूर्व सरपंच रही हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे है, उन्होंने सर्वे के हिसाब से जो टिकट वितरण किया है, अब शायद उनको उस पर ही भरोसा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का एक नियम यह भी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिन लोगों को उतारा 70% तो उनको मोदी जी पर भरोसा है ना कि हम उतार किसी को भी दें, लेकिन 70% उनकी जीत मोदी की गारंटी तय करेगी। जी जी जी। उसके बाद 30% उनका जो व्यक्तिगत मामला है वो है। फिलहाल बिलासपुर की भी बात कर रहे थे, तो जैसे ही हमारे सामने रुझान आया तो बिलासपुर से बीजेपी पीछे चल रही है। क्या अगर संभावनाएं जो हैं अगर पलटी तो कुछ भी हो सकता है बिलासपुर सीट से, और कांकेर से तो भोजराज नाग आगे चल रहे हैं, काफी चर्चा का विषय भी रहे हैं लोकसभा चुनाव में। अभी फिर हम रूप कुमारी चौधरी पीछे चल रही हैं। जी बिल्कुल, लगातार बदलाव हो रहे हैं। लेकिन संस्कार धानी की अगर हम बात करें, राजनांदगांव महत्वपूर्ण सीट है और यहाँ से संतोष पांडे भी लगातार दावे करते आए हैं कि भूपेश बघेल को एक अच्छी मात्रा में, जैसे पिछली बार की अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और इस तरह से नतीजे हमारे सामने आए। देखिए प्रगति जी, देखो जी। मैं छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में जो जी राजनांदगांव की जो सीट है, जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि, खैर वो देखिए भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, क्योंकि उनका काम है दावा करना, लेकिन बहुत ज्यादा जीत का अंतर नहीं होगा। हाँ, लेकिन रायपुर लोकसभा की बात करें तो मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल जो हैं वो बड़ी जीत दर्ज करेंगे और एक बड़ा चेहरा है, एक बड़ा चेहरा। हाँ। नहीं प्रगति जी, बड़ा चेहरा है वो एक बात है। दूसरी बात यह है कि पूरे 11 विधानसभा चुनाव में विकास उपाध्याय कांग्रेस के एक ऐसे प्रत्याशी निकले जो लोकसभा चुनाव में दिखे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो अति आत्मविश्वास से लबरेज थे कि मैं घर पर रहकर ही जीत जाऊंगा, जीत हासिल कर लूंगा? हाँ, मैं इस दौरान कई दफे रायपुर का लोकसभा का दौरा भी हुआ, हम बलौदा बाजार भी गए, हमने रायपुर के आसपास के क्षेत्रों का भी दौरा किया। तो बृजमोहन अग्रवाल के सामने विकास उपाध्याय यूं लग रहा था जैसे वो अपनी हार मान चुके हैं। न पोस्टर में दिख रहे थे, न सोशल मीडिया में दिख रहे थे, न दौरे में दिख रहे थे, और टिकट मिलने के बाद एक लंबे अंतराल में तो वो दिल्ली में ही मौजूद थे। सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल भी हुई थी, हालांकि वह गलत थी। उन्होंने खुद अपने एक्स हैंडल से लिखा कि यह गलत है कि वो वापस करने गए टिकट, लेकिन चुनाव विकास उपाध्याय ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं लड़ा। जी, फिलहाल अगर हम सरगुजा सीट की बात करें तो सरगुजा सीट से कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई कि शशि सिंह को सामने रखा प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन चिंतामणि महाराज की अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ा चेहरा है और शशि सिंह बड़ा चेहरा है और बागी चेहरा है। जी बिल्कुल, और बड़ा के साथ साथ बागी जोड़ना आवश्यक है। जी, चिंतामणि महाराज कांग्रेस से आए हुए हैं और शशि सिंह पहुंची हुई थी वहां पर उनसे आशीर्वाद लेने, लेकिन जो नतीजे, जो रुझान हमारे सामने है उसके हिसाब से वो आशीर्वाद अभी तक सफल नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो पीछे चल रही है काफी टाइम से, जो अंतराल है वो पीछे ही चली है। राजनीति में जो आशीर्वाद होता है प्रगति जी, वो सिर्फ कैमरे के सामने होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कह दी, कैमरे के सामने होता है। चिंतामणि महाराज जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद
भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और बृजमोहन अग्रवाल जी ही उनको समझाने गए थे, उन्होंने ही उनको भाजपा में बुलाया। अब शशि सिंह सरगुजा के जो परिणाम है जी, मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ बार बार कि वह भी अप्रत्याशित, अभी जहां हम देख रहे हैं शशि सिंह पीछे पीछे, ऐसा भी हो सकता है कि वह कुछ देर बाद आगे हो जाए। लेकिन सरगुजा क्षेत्र की बात हो और पूर्व कद्दावर नेता पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव बाबा की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन टीएस सिंहदेव बाबा सरगुजा क्षेत्र में उस तरह से सक्रिय नहीं दिखे। एक तरह से उनको महाराजा बोला जाता है सरगुजा का, लेकिन वो उस तरह लेकिन से वो सामने प्रजा के नहीं आ बीच रहे। गए नहीं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है कि महाराजा अगर आपको प्रजा मान रही है तो आप भी प्रजा को उस तरह से उस व्यवहार करिए, उस तरह से उनका जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करिए। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मिलेंगे लोकतंत्र के महापर्व की महाकवरेज में और सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ ही